नमस्कार दोस्तों, तो समय हो रहा है 9:02। उम्मीद करता हूँ आप घर पे गर्मी से बच के होंगे, कोरोना से बच के होंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो आपका मेंटल मैथ्स की क्लास जो 9 बजे डेली आ रही है, ये धीरे धीरे हम इसको डायरेक्शन देके रीजनिंग की साइड मोड़ने वाले हैं। तो सुन लीजिए मेरी बात को, रीजनिंग का पूरा बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल न्यू है। ठीक है, एक एक टॉपिक होने वाला है, किस किस लेवल के क्वेश्चन होंगे वो सुन लेते हैं एक बार। तो रीजनिंग का फुल सिलेबस, मैं अभी पूरा सिलेबस लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप रीजनिंग का चाहे तो एक नया रजिस्टर बना सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर होगा। वो क्या क्या कवर करेगा सुनना ध्यान से। स्कूल वाले जो बच्चे हैं तो रीजनिंग के ओलंपियाड होते हैं, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ये सब बच्चों के लिए ऑप्शन होता है रीजनिंग ओलंपियाड, उसका सिलेबस कवर। ठीक है, रीजनिंग का मीनिंग होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, MAT, मैट का जो एग्जाम होता है। ठीक है, मैट वाला जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट होगा। NTSC क्लास 10th में आता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, उसका रीजनिंग का सिलेबस हो जाएगा, टॉपिक उसके अकॉर्डिंग कवर होंगे। SSC CGL जो कंपटीशन एग्जाम है उसका पूरा सिलेबस, SSC CHSL का पूरा सिलेबस, CPO जो हो गया, पटवारी एग्जाम हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया, कोई भी RAS का प्री हो गया, उसमें रीजनिंग वाला पार्ट आता है, UPSC एग्जाम हो गया। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे स्कूल वालों के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, कैट का एग्जाम, का, तो रीजनिंग का जो सिलेबस आता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हम नेक्स्ट के 4-5 मंथ में पूरा सिलेबस कवर कर लें, टॉपिक बाय टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, तो सिलेबस क्या है, एक बार सिलेबस नोट कर लेते हैं, क्या क्या होना, जैसे आपको कॉन्फिडेंस होगा हम क्या क्या करने वाले हैं, और फिर सिलेबस में होगा क्या उसका इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनके लिए है, स्कूल वालों के लिए है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है इस चीज़ को, चाहे वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो हम टॉपिक लिख लीजिए एक बार, सिलेबस किस किस एग्जाम के लिए। आप अपने एग्जाम से, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है तो एक काम करना, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करने वाले हो उसका एक बार सिलेबस उतार लेना, गूगल से डाउनलोड करना है, और सिलेबस को मैच करना, क्या मेरी क्लास के सिलेबस से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है जो लिखवा रहा हूँ उतना ही होगा, एटलीस्ट ये टॉपिक होंगे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक अगर मुझे लगे कि बच गए हैं, या बच्चों का कमेंट आए सर ये वाला टॉपिक बता दो, ये वाला टॉपिक बता दो, हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर, कोडिंग, डिकोडिंग, एक एक का मतलब भी बता देते हैं एक बार, थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन क्लास है कि क्या मीनिंग होता है रैंकिंग टेस्ट, थर्ड टॉपिक है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कैसे आएंगे, टॉपिक आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्शन टेस्ट, नेक्स्ट टॉपिक आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्यूब, क्यूबॉइड, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीरीज, फिर नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, एक बार इनको नोट करो, फिर आगे वाले टॉपिक देखते हैं। उसके बाद अगर अपन टॉपिक की बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद है डाइवर्स, नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। कुछ लोगों को लग रहा होगा, जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो देख रहे हो आप लोग, कि ये टॉपिक्स क्या हैं, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट मान के चलना कि आज की दुनिया की नीड है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे लो, मेंटल एबिलिटी के बिना आप उसको पार नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रीजनिंग का मीनिंग होता है लॉजिकल रीजनिंग, आपको लॉजिकली सोचना होता है। मैथ से आप लोग थोड़ा बोर हो गए होंगे, अपन मेंटल मैथ्स कर रहे थे, हालांकि बोर नहीं होते मैथ से, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन हो गए थे मैथ्स करते हुए, तो बीच में लॉजिकल सोचना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, बस कंसेप्ट डेवलप करो और लॉजिकली आंसर देना होता है। ठीक है, सो वेरी एसेंशियल, दीज टॉपिक्स आर वेरी एसेंशियल अगर आपको माइंड को डेवलप करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट, फिर नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट, ये हम करने वाले हैं, फिर हम करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। हाँ, जो सीक्वेंस मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, जो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है, कौन सा टॉपिक पहले आपको समझ में आना चाहिए, कौन सा बाद में, वो हम देख लेंगे। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन,
क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, एनालॉजी, के बाद क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके बाद काउंटिंग फिगर्स, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग भी करने वाले हैं, वर्बल नॉन वर्बल टाइप की होती है, जो भी बन जाएगा, मिसिंग नंबर और मैनी मोर, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या है थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ले लो, और मैं फिर बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि रीजनिंग से इंपॉर्टेंट आज के टाइम में कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कोडिंग चलती रहती है, वाइट हैट जूनियर और जाने पता नहीं कितनी चीज़ें हैं दुनिया भर की, ठीक है, जो आपको फ्री कोडिंग सिखा रही है, सब चीज़ें करा रहे हैं। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्जाम के लिए, बेस है, इसके बिना कोई एग्जाम होता ही नहीं है, कोई भी एग्जाम, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो कुछ कुछ के बारे में आइडिया दे देता हूँ मैं आपको, बाकी जब चैप्टर करेंगे जब समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करें। तो कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग क्या होता है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, लिखना चाहो तो, और लिख लेना एक बार, पूरा सिलेबस होने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान है, राजी मूवी सबने देखी होगी, आलिया भट्ट वाली, ऑब्वियसली आलिया भट्ट मेरी फेवरेट है, आप काफ़ी लोगों की फेवरेट होगी, ठीक है। तो मूवी आप लोगों ने देखी होगी। तो क्या करते हैं वहाँ पे कि आलिया भट्ट को तैयार करते हैं, राजी मूवी के अंदर शादी करके पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान से सिग्नल सेंड करती है वो इन्फॉर्मेशन। तो हमारे कुछ जासूस है जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे देशों में है, और वहाँ के देश वाले अगर अपने देश के खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस चीज़ को पता कर कर वहाँ से सिग्नल सेंड करते हैं। अब देखो आपको एक चीज़ पता है, वो डायरेक्ट मैसेज तो नहीं बोल सकते कि क्या बोलेंगे, अब ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे कि आराम से उनको मस्त है मोबाइल फ़ोन पर बात करके हेलो मैं आलिया भट्ट बोल रही हूँ और उसके बाद में भाई ये लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा तो आएगा नहीं। सिग्नल आता है कोड की फॉर्म में, सीक्रेट कोड, ठीक है। अब वो सीक्रेट कोड जो आता है वहां से उसने सीक्रेट कोड को सेंड किया, और इंडिया में जो बैठे हुए हैं वो पता लगाएंगे कि उसने क्या सेंड किया है। तो खुद सोचना कि ऐसा तो नहीं है ना कि आलिया भट्ट ने या फिर जो भी है जासूस अपना बैठा हुआ है उसने कुछ सोचा मनमर्जी से कि ठीक है ऐसा कुछ सिग्नल था अटैक, उसको एक अटैक लिख के भेजना है, ठीक है, अटैक एट या अटैक ऑन 10 दिसंबर, ऐसे कुछ करके मैसेज था उसका कि भाई ये प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो ऐसा लिख के भेजेगी नहीं डायरेक्टली, व्हाट्सएप पे आराम से भेज दिया किसी चीज़ पे अटैक ऑन 10 दिसंबर, वो ऑब्वियसली अटैक वर्ड को कुछ ऐसा बनाएगी कि अटैक किसी को यहाँ पे अगर मान लो सपोज करो उसने सिग्नल सेंड किया और ऑब्वियसली पाकिस्तान वाले बैठे हुए दूसरे कंट्री वाले बैठे, आपको ईजिली सिग्नल तो भेजने देंगे नहीं, हाँ, कि आया और उन्होंने रीड ही नहीं करा, उनको सब होता है, रीड कर सकते हैं मैसेज आपका वो, तो उनको कैसे, उनको पता लग जाएगा। तो उसने सिग्नल को किसी सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करके और सिग्नल को भेजा वहाँ से। अब इंडिया वालों के पास में उसको पता होगा कि भाई अगर मान लो एक चीज़ समझते हैं, इस चीज़ को आपने सिलेबस को नोट कर लिया होगा, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। और ये सिग्नल कोडिंग डिकोडिंग तो चैप्टर 1 है आपका, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको कर रहा हूँ जैसे आपका इंटरेस्ट बने थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। पूरा सिलेबस करने के बाद में आफ्टर 4 मंथ आफ्टर 5 मंथ आपको अपने आप में एक बिल्कुल चमत्कारिक अनुभव महसूस होगा कि यार मेरा माइंड लेवल कहाँ था और अभी कहाँ पहुँच गए हम, ठीक है। तो सोचो कि एक वर्ड था अटैक, ठीक है, उसको ये भेजना है कि अटैक का मतलब ये है, ठीक है। अब अटैक तो भेजेगी नहीं, तो उसने क्या करा, अटैक को मान लेते हैं कि उसने ऐसा बोला कि अटैक को तो मैं, अब आप लोगों ने सिंबल की याद रखना, उसने क्या किया, बोले कि थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे, बोले कि यार अटैक से नेक्स्ट लेटर लिखते हैं एक बार, तो उसने इसको तो बना दिया बी, टी के बाद आता है यू, इसको बना दिया यू, सेम चीज़ यूज करेगी, ए को फिर बना दिया बी, बी को बना दिया सी, को बना दिया डी, और के को बना दिया एल। मतलब क्या हुआ, उसने एक पैटर्न बनाया। क्या पैटर्न बनाया कि भाई, और इंडिया में बैठे वालों को पहले बता दिया कि मैं जो भी लेटर आपको सेंड करूंगी वो ओरिजिनल से 1 ज़्यादा होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, ठीक है। मतलब जो भी नंबर आता है, ए अगर है वहाँ पे मेन ए है तो मैं आपको बी भेजूंगी, ठीक है। तो कुछ पैटर्न बना के भेजना पड़ेगा। तो जैसे ये वाला सिग्नल इंडिया में बैठे वालों को मिला कि बी यू यू बी डी एल, ठीक है,
तो यहाँ बैठे वाले ने अपने आप समझ लिया, अच्छा ये किसी लेटर का हमें, क्योंकि वो बोल के गए थे, जो हमारे जासूस बैठे हुए वो बोल के गए थे कि जो मेरा सिग्नल आएगा वो नेक्स्ट लेटर होगा। तो ये किसका नेक्स्ट है? बोले ए का है। बोले यू किसका नेक्स्ट होता है? बोले टी का होता है। बोले यू किसका नेक्स्ट होता है? टी का होता है। बोले बी किसका नेक्स्ट होता है? ए का होता है। डी किसका नेक्स्ट होता है? सी का होता है। एल किसका नेक्स्ट होता है? के का। बोले अटैक। तो उसने सिग्नल को पहचान लिया। ठीक है, अब आप मुझे सोचो, एक चीज़ बताओ कि अगर उसने ये बताया नहीं होता यहाँ बैठे वालों को कि मैं ऐसे ऐसे करने वाले, और मन मर्जी से सोच के कि चलो यार आज एक काम करते हैं कि आज नेक्स्ट लेटर बना देते हैं, और यहाँ वालों को पता ही नहीं है, तो उनके पास मैसेज क्या आता? BUUBDL, ये क्या है? नहीं पता। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि पहले बोल के गए, प्लानिंग ये हुई थी कि नेक्स्ट लेटर भेजना है, उसने क्या करा, वो खुद ही चलो ठीक है यार टाइम पास करने के लिए आज एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेटर नहीं भेजेंगे, आज अपन भेजेंगे। और इंडिया वालों को क्या पता है कि नेक्स्ट लेटर आने वाला है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि नेक्स्ट नहीं भेज के चलो एक काम करते हैं, टू इंक्रीज करते हैं सबको, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो इसने इसको बना दिया, ए के बाद बी और सी आता है, टी के बाद यू और वी आता है, टी के बाद यू और वी आता है, ए के बाद बी और सी आता है, सी के बाद डी और ई आता है। इंग्लिश तो जानते हो ना आप लोग। ठीक है, मैं हालांकि पूरा डिटेल में बताऊंगा सबकी नंबरिंग वगैरह नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन इतना आप जानते हैं ABCD EF G सब जानते हैं। ठीक है, के के बाद KLM आता है, तो उसने ये सिग्नल भेज दिया CVVCEM टाइम पास करने के लिए। ठीक है, कि चलो ये भेज देते हैं, और यहाँ वालों को क्या पता है कि नेक्स्ट आने वाला है, क्योंकि प्लानिंग यही हुई थी कि जो भेजूंगी वो नेक्स्ट भेजूंगी। तो उसने कहा अच्छा C तो B का नेक्स्ट है, V तो U का नेक्स्ट है, V तो U का नेक्स्ट है, C तो B का नेक्स्ट है, E तो D का नेक्स्ट है, M तो L का नेक्स्ट है। बोले BUUBDL, ये क्या है? सिग्नल समझ में नहीं आया। कहने का मतलब क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग का फायदा तब है, देखो कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है, वर्ड का मीनिंग बताते हैं। कोडिंग मतलब आप कुछ कोड असाइन कर रहे हो, कुछ भी कोड, तो ये कोड बना दिया उसने एक, ये कोडिंग होता है। और डीकोडिंग मतलब वापस कोड से, मतलब एक मैसेज होता है, मैसेज को कुछ बना देना, दैट इज कोडिंग, और उस कोडिंग से ओरिजिनल मैसेज को निकाल लेना, दैट इज नोन एज डीकोडिंग। बात समझ में आई? अब ये कोडिंग डिकोडिंग जरूर इंडिया पाकिस्तान वाले यूज करें, इंडिया पाकिस्तान वाले यूज नहीं कर रहे, ये और भी यूज कर रहे हैं। ये मान लेते हैं क्लास में 2 फ्रेंड है, ठीक है, अब 2 फ्रेंड ने क्या करा, उनको भूख लग गई, क्लास चल रही है और उनको भूख लग गई। ठीक है, अब उन लोगों ने क्या करा था, वो पर्ची सेंड करके वो बातचीत करते हैं क्लास के अंदर, बहुत लोगों ने किया होगा पर्ची भेज के। ठीक है, अब उनको पता है अगर पर्ची पे सेम चीज़ें लिखते हैं और दोनों स्मार्ट है, रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, और टीचर मान लेते हैं कोई SST का है, मान लो SST क्लास के अंदर उनको डेली आता है यार, पीरियड 3rd आता है, थर्ड पीरियड तक भूख लग जाती है, तो एक काम करते हैं सर के पीरियड के अंदर अपन पर्ची एक्सचेंज कर करके बातचीत करेंगे। ठीक है भाई, तो पर्ची पे अगर वो सीधा सीधा लिख ले लंच, जो भी बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सीधा सीधा अगर मैसेज लिख के पर्ची पे भेजेंगे तो टीचर भी पकड़ भी सकता है, चांस तो है पे पकड़ने के। ठीक है, तो टीचर पकड़ के देख लेगा, अच्छा, और फिर दोनों क्या जामत। तो उन्होंने क्या करा, बोले यार अपन एक काम करते हैं कि अपन ना एक फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, क्या फिक्स कर लेते हैं, बोले ये फिक्स कर लेते हैं कि जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नंबर होता है, बात सुनना ध्यान से, ठीक है, ए, ये मैं आपको सिखाऊंगा पूरा, आपको याद भी हो जाएगा, इस तरीके GHIJKLMN, तो आपको पता है अगर नंबरिंग दे ABCD ऐसे करते करते तो टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, ये वाला तरीका से ये आपको सिखाएंगे। तो उन्होंने कर रखा, बोले A को 1 बोलो, B को 2, C 3 होता है, D 4 होता है, E 5 होता है, F 6 होता है, G 7 होता है, H 8 होता है। बहुत लोग अलग अलग तरह से सिखाते हैं, मैं आपको पूरा इतना ईजिली बताऊंगा ना ये कि आपको मस्का लगेगा। M 13 होता है, ठीक है, Q 17 होता है, P 16 होता है, G 7 होता है, R 18 होता है, आप आराम से बोल पाओगे मेरी तरह। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, फर्स्ट वाले ने, मान लो ये स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लास में और इसके बाजू में दूसरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो इसने बनाई पर्ची और पर्ची पे क्या लिख के भेजा, वो बात करना चाहता था कि लंच करें, LUNCH। ठीक है, लंच करने के लिए पूछा फ्रेंड से कि लंच का टाइम हो गया यार, भूख लग रही, खा ले। ठीक है, तो भाई इसने लंच लिख के भेजा तो टीचर पकड़ ले। तो उसने क्या करा, बोले L, बोले L का, अभी तो आप सिर्फ समझ लो, बोले L का मतलब होता है 12, तो उसने 12 लिखा। U का मतलब होता है 21, उसने फिर 21 नीचे लिखा, अलग अलग लाइन बनाता जा रहा है। N का मतलब 14 होता है, उसने 14 लिखा। C का मतलब 3 होता है, उसने 3 लिखा। H का मतलब 8 होता है, 8 लिखा। ऐसे करके भेज दिया अपने फ्रेंड को। ठीक है, अब वो फ्रेंड जानता है कि इसने क्या करा है, इन सब का नंबर लिखा है
और फ्रेंड ने पढ़ा अच्छा, तो और वो आराम से उसने बोल दिया ठीक है। अब वो देखो इसने भेजा लंच का मैसेज, इसी पर्ची पे वापस रिप्लाई में इसको बोलना है यस। क्या बोलना है इसको? यस। तो यस करने के लिए उसने यस का वाई का नंबर लिखा 25 इसी पर्ची पे, ई का नंबर लिखा 5, एस का नंबर लिखा 19 और पर्ची वापस कर दी। ठीक है, कर दी वापस। अब ये पर्ची वापस आने पे समझ गया अच्छा YES लिखा है इसने। अब मान लो टीचर ने पकड़ ली पर्ची ये वाली, तो टीचर पकड़ ली, ज़्यादातर डांट लगाएगा ये क्या कर रहे हो, तो कह देंगे सर कि हम कुछ याद कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इस तरीके से हमने बना रखा है, याद कर रहे हैं कुछ। तो टीचर नहीं पकड़ पाएगा इस चीज़ को, कि उसको नहीं पता कि वो 12 का मतलब क्या है, क्योंकि उसके दिमाग में आएगा नहीं ये वाली चीज़ को लेकर कि उन्होंने किस चीज़ का कोड बना रखा है। बात समझ में आई कि कोडिंग का और डिकोडिंग का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपको किसी को सीक्रेटली मैसेज बोलना हो, जैसे मान लो सपोज एग्जाम्पल और समझते हैं कि क्या सीक्रेट मैसेज आप लोगों ने देखा होगा कि अभी की बात नहीं करते, लैंडलाइन के ज़माने की बात करते हैं। ठीक है, या क्योंकि लैंडलाइन के अंदर क्या होता है कि वो नंबर नहीं आता आपका जिसके नंबर से फ़ोन आता है। तो मान लो 2 फ्रेंड है, ठीक है, एक घर है दूसरा घर है, दोनों में फ्रेंड रहते हैं आराम से। दोनों ने बोला हुआ है कि यार शाम को टाइम में ना बैठ के आराम से बैठेंगे, शाम को खेलेंगे, कुछ वीडियो गेम खेलना, पहले वाला वीडियो गेम होता था वो खेलेंगे। अब इस फ्रेंड के घर पे वीडियो गेम, इसके घर पे वीडियो गेम नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, एक के पास में है एक के पास नहीं है। दोनों फ्रेंड ने क्या कहा, बोले यार शाम को इतने बजे अपन को आना है, या फिर तो एक काम करा कर, जिसके पास वीडियो गेम है वो बोलता है मैं एक काम करूँगा कि जब मैं फ्री होऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास वीडियो गेम है, मैं छत पे लेके आऊँगा खेलने के लिए। बोले यार, ये बोलता है कि यार तू लेके तो आ जाएगा, लेकिन मेरे घर वाले क्या बोलते हैं, मुझे पता कैसे लगेगा तो वीडियो गेम के लिए लेके आ रहा है कि कैसे फ्री है। ठीक है, और घर वाले पकड़ लेंगे, तू आवाज़ लगाएगा कि चल आ जाए यार, तो घर वाले कहेंगे अच्छा उससे मिलने जा रहा है, पक्का खेलने जा रहा होगा। ये होता है पेरेंट्स का काम। तो इसने क्या करा, बोले एक काम करते हैं, मैं तेरे लैंडलाइन पे ना 3 घंटी मारूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इतने बजे, यानी 6 बजे के आसपास अगर शाम को तेरे पास में 3 घंटी आती हैं फ़ोन पे, 3 रिंग आती है, तो समझ लेना मैं तेरे को बुला रहा हूँ। अब लैंडलाइन पे शाम को 6 बजे से 3 घंटी है हमारी। ठीक है, अब 3 घंटी मारी है, समझ गया कि 6 बज रहे और 3 घंटी मतलब वो फ्री है। आगे अगले दिन किसी वजह से काम हो पाया नहीं हो पाया, तो 6 बजे इसने वेट किया, नहीं आई घंटी, समझ गया कि भाई आज उसको काम है। अगले दिन फिर हुआ, इसने 3 घंटी मारी इसके घर पे, ये फिर शाम को छत पे खेलने आ गया। मतलब इन्होंने एक कोड बना लिया कि 6 बजे 3 घंटी आएगी, मतलब मैं फ्री हूँ वीडियो गेम के लिए, अपन दोनों छत पे आके खेलेंगे। अब क्या हुआ, इसके पापा देख रहे हैं इसको, बोले यार कुछ हो रहा है क्या कि 6 बजते हैं 3 घंटी आते छत पे भगता है ये। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पापा ने समझ लिया इस चीज़ को कि यार ऐसा हो। तो अगले दिन जब 6 बजे 3 घंटे है, तो जब जैसे छत पे गया, पापा पीछे पीछे चले गए और पकड़ लिया, दोनों को वीडियो गेम खेल रहे थे। मतलब पापा को पता कैसे लगा, क्योंकि पापा ने उनके कोड को डिकोड कर लिया, समझ गए वो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, समझ में आया। इसलिए कभी कभी जासूस वगैरह पकड़े जाते हैं, क्योंकि एक बार बताऊँ मुझे, एग्जाम्पल लेते हैं अपने इंडिया में कुछ पाकिस्तानी जासूस होंगे, कहीं और कंट्री के होंगे, तो पकड़े नहीं जाते। आपने न्यूज़पेपर में खूब खबर सुनी होगी, पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया। अब पकड़े कैसे जाते हैं, सिग्नल भेजते हुए पकड़ा गया। क्यों, उसने जो सिग्नल भेजा, तो अपने यहाँ जो इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं इंटेलिजेंसी के अंदर, CBI IB वगैरह में जो बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, यही तो चेक करते हैं कि जो भेजा जा रहा है यहाँ से। आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेज, मतलब व्हाट्सएप पे 2 लोग जो बात कर रहे हैं वो मैसेज किसी को नहीं पता क्या भेज रहे हैं, सिर्फ ये जो भेजेगा इसको ही पढ़ पाएगा, बीच में कोई पढ़ ही नहीं सकता उसको। ठीक है, लेकिन जो अपनी खुफिया एजेंसी होती हैं ये क्या करती है, इनको तो पता होना चाहिए यार, देश की सिक्योरिटी का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ वाला जो मैसेज भेज रहा है दूसरी कंट्री में, तो उसके मैसेज को वो तो ऐसे ही कुछ भी सिंबल बना के भेज दे। को ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी को अटैक को लिखना था, तो अटैक को हो सकता है ए को वो ऐसे बना के भेजता हो, टी के लिए उसने ये वाला सिंबल यूज कर रखा हो, टी के लिए ये सिंबल यूज कर रखा हो, ए को ऐसे बना के भेज रहा हो, सी के लिए हो सकता है ये वाला सिंबल यूज कर रहा हो, के लिए हो सकता है कि डॉलर वाला सिंबल यूज कर रहा हो, तो ऐसे भी सिग्नल जाते हैं। ठीक है, तो पता लगाना जरूरी, तो अपने यहाँ बैठे बैठे डिकोड ही करते रहते हैं कि इसका ये मतलब हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का इंपॉर्टेंस है। सीक्रेटली मैसेज भेजना, कोडिंग, उसको रिसीव करके ओरिजिनल मैसेज को निकालना, डिकोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं आप लोग भी बड़े होकर जो भी जॉब करोगे उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। और पहली बात तो उसके जॉब करने के बाद तो बाद में जरूरत पड़ेगी यार, जॉब का एग्जाम क्रैक करना है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे रैंकिंग टेस्ट वाला टॉपिक क्या है कि कोई लाइन लगी हुई है, बच्चों की 50 स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट उस लाइन के अंदर आगे से 13 नंबर पे खड़ा हुआ है, बताओ पीछे से कौन से नंबर पे खड़ा हुआ है, वो पूछ लेते हैं कभी कभी। मान लो जो कोई स्टूडेंट आगे 13 नंबर पे खड़ा है, उससे 10 प्लेस पीछे उसका फ्रेंड खड़ा हुआ है, ठीक है, बताओ उसकी कौन सी पोजीशन होगी। ऐसे करके रैंकिंग टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन भी बनते हैं कि इसको ऐसे लिखा जाए, इसको ऐसे लिखा जाए तो क्या होगा, वो भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड चीज़ हो गई है, ठीक है। ऐसे आपका सिलोगिज्म वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, कैलेंडर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं आपको आज सडनली पूछूं अभी कि आपका बर्थ डेट बताओ तो आप आराम से बता दोगे, सर मेरा बर्थ डेट ये है, ठीक है। मैं आपको फिर पूछूं, अच्छा आपके बर्थ डे को, यानी जिस डे को आप पैदा हुए थे, इस ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, जिस ईयर में जिस डे को पैदा हुए थे उस डे को कौन सा दिन था, मंगलवार था, सोमवार था, बुधवार था, गुरुवार था, मतलब मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे, थर्सडे, क्या था, तो आप कहोगे सर वो तो नहीं पता, ठीक है। तो वो भी हम सीखेंगे कि रैंडमली अगर आपको कोई पूछे कि अच्छा बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कौन सा था, वो भी आप आराम से बता पाओगे आफ्टर दिस, ठीक है। क्लॉक के क्वेश्चन, क्लॉक में जो ये होते हैं घड़ी, क्या बोलते हैं, जो आपके मिनट हैंड, आवर हैंड होते हैं, इनके बीच में एंगल बनता है, ये एंगल कितना होगा, इस टाइम पे कितना एंगल होगा, ठीक है। आपको पता है कि कभी कभी दोनों जो कांटे होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अगर हम पोजीशन की बात करें, अगर हम 12 बजे की बात करें, 12 की बात करें, तो 12 पे दोनों एक के ऊपर एक होते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा कई बार पोजीशन आती होगी, भाई ये भी घूमता रहता है, ये भी घूमता रहता है, कभी बीच बीच में आते हो, तो किस टाइम पे मिलेंगे, किस टाइम पे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो आप कहोगे सर 6 PM या 6 AM, 6 पे एक नीचे हो जाएगा पूरा, 6 पे आवर हैंड वाला, मिनट हैंड वाला ऊपर होगा, ऐसा जरूर थोड़ा 6 पे होगा, बीच में दिन भर में कभी ना कभी तो होता होगा, कितनी बार होगा, दोनों एंड के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, वो हम करने वाले। ऐसे करके रीजनिंग में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करेंगे। तो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सिलेबस, बहुत मजा आने वाला है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट 4 मंथ के लिए एक बार मेंटल एबिलिटी, मेंटल लेवल को इंक्रीज कर लो, ठीक है। और आई सजेस्ट जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हैं तो ट्राई करो यार रीजनिंग ओलंपियाड का, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़, अगर आप रीजनिंग की अभी से प्रैक्टिस करते हो तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, ठीक है, उन बच्चों का एक ड्रीम होता है बैंकिंग जॉब, कि उनको पता है कि मुझे 12th के बाद में ग्रेजुएशन करना है लेकिन साथ में बैंकिंग की प्रिपरेशन करना है, उनके लिए बेस फाउंडेशन यही है, ठीक है। तो मेंटल मैथ्स, रीजनिंग आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, करेंगे हम इस चीज़ को। तो आपके फ्रेंड सर्किल में आपके दीदी भैया, कोई भी आपके दोस्त वगैरह जो भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्कूल गोइंग बच्चा है, रीजनिंग के ओलंपियाड प्रिपरेशन कर रहा है, NTSC की प्रिपरेशन कर रहा है, 10th वाला बच्चा, आप उनको बता सकते हो रीजनिंग का फुल सिलेबस सर कराने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द फर्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, और कल आपको विद इन 5 to 10 मिनट मास्टरी हो जाएगी कि आप रैंडमली बताओगे R = 18 होता है सर, Q = 17 होता है, P 16 होता है, Z आपका होता है 26 होता है, X आपका 24 होता है, ठीक है, J आपका 10 होता है। ये आप टिप्स पे बता पाओगे, और कहीं और से मत देखना इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई गीत गा के याद करवाएगा, इसको ऐसे बना लो, कोई इसको कैसे याद करवाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा विजुअल इमेजेस देख के कैसे याद करते हैं, ठीक है। तुरंत आप जो लिखा दिखेगा उसको देख के बताओगे अच्छा तो ये है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद द सिलेबस, फर्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग।